Okay. So today myself Apurupa Guho, today I have to discuss on target seated some questions solved. Okay. So there must be some questions are related basically for pedagogy and science questions, and today's आज का जो lecture होगा that is based on some mathematics also. Okay. So now I have to start. So first question. Which learning strategy involves children teaching others what they have learned? Which learning strategy involves children? Involves children मतलब आपका children should be active. Children should be active. Children should be active and teaching others what they have learned. Which learning strategy? कौन सा learning strategy जहाँ पर आपका children आपस में क्या होता है लर्न आपस में एक दूसरे को टीचिंग करता है. ठीक है, एक दूसरे मतलब क्या होता है, सोचो एज फॉर एग्जांपल मैं और मेरा जो क्लासमेट है हम दोनों खुद एक दूसरे को पढ़ा रही हूँ. जो भी कोई एक टॉपिक जो हम लोग को समझ में नहीं आया, सपोज मैं उसको पढ़ा रही हूँ, वो मुझको कुछ चीज़ पढ़ा रहा है. तो व्हिच वन शुड बी दिस लर्निंग स्ट्रैटेजी? बहुत सारा लर्निंग स्ट्रैटेजी होता है. कभी कभी क्वेश्चनिंग होता है, कभी कभी इंट्रोडक्शन होता है, कभी कभी एक्सप्लेनिंग होता है, इलास्ट्रेशन होता है, डिमोन्स्ट्रेशन होता है. तो वैसा एक लर्निंग होता है जहाँ पर एक क्लासमेट दूसरा क्लासमेट को पढ़ा रहा है, हेल्प नहीं. हेल्प चीज़ अलग है. एक होता है हेल्प करना, उसको हम बोलते हैं बडी सिस्टम बोलते हैं, पीआर ट्यूटरिंग बोलते हैं, वो नहीं. यहाँ पर आपको क्या आपका क्या है, आप कुछ टॉपिक पढ़ा रही हो, आपका क्लासमेट भी आपको कुछ पढ़ा रहा है. तो दैट इज मस्ट बी रेसिप्रोकल इन नेचर. क्या होना चाहिए? मैंने टर्म तो बोल ही दिया. क्या होना चाहिए? देखो, जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन टर्म है, दिस शुड बी नेगेटिव. कंडीशन मतलब क्या है, आप कुछ कंडीशन दोगे. सपोज किसी को आप बोला कि एज फॉर एग्जाम्पल यू से एनी चाइल्ड दैट इफ़ यू पास दिस एग्ज़ाम आई विल गिव यू ए साइकिल. अगर आप पास हो जाओ तो देन आपको हम साइकिल देंगे. दिस इज़ ए रिवॉर्ड एंड दिस इज ऑल्सो कंडीशन. कुछ कंडीशन देने के बाद आप कोई स्टूडेंट लर्न कर रहा है. तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, आप रिवॉर्ड हो, पनिशमेंट हो, जो भी हो, या फिर कोई स्टिमुलस दे दो, कोई कंडीशन दे दो, वो नेगेटिव ही होता है. ठीक है. अगर एक बच्चा, एक चाइल्ड खुद में एक इंटेंसिंग मोटिवेशन मतलब अंदर से एक मोटिवेशन अगर आ जाए तो दैट शुड बी मोस्ट बेनिफिशियल. ओके. नोट लर्निंग मतलब क्या होता है? नोट लर्निंग इसको हम बोलते हैं आप कुछ पढ़ रहे हो पर विदाउट अंडरस्टैंडिंग. यू लर्न समथिंग बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग. सपोज एज फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था, कुछ इंसान क्या इतना अच्छा रोट करता है, मतलब मेमोराइजेशन, हाई मेमोराइजेशन बट पुअर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जिसको আমরা বাংলায় বলি মুখস্থ বিদ্যা. तो दिस इज ऑल्सो भी नेगेटिव. आज के जो टाइम है, जो 2020 वाला कॉन्सेप्ट है या फिर अब एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर रोट लर्निंग सबसे पोअर मेथड है. वो उसको नेगेटिव माना जाता है. मतलब कोई बच्चा वो रोट लार्निंग कर रहा है, बांग्ला में जेटा बोली मुखস্থ विद्या করছে, तो दैट शुड बी वेरी बैड थिंग. ही और शी हैव टू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. ओके. हम लोग का जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो 6 जो होता है स्टेजेस, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, राइट. तो वहाँ पर रिमेम्बरिंग जो है एकदम नीचे है, जहाँ पर मतलब आपको कुछ रिकॉल करना पड़ेगा. तो कुछ चीज़ हम लोग को रोट मेमोराइजेशन करना पड़ता है थोड़ा बहुत. जैसे कभी कभी फार्मूला, कभी कभी लेटर जो होता है वो रोट लाइन कभी कभी मेमोराइजेशन में आ जाता है. दैट्स ओके. बट स्टिल हम लोग का एंटायर एजुकेशन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करना होगा. वहाँ पर भी 2 थ्योरी होता है. एक होता है इनसाइड लर्निंग, दूसरा होता है मीनिंगफुल लर्निंग. इनसाइड लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग में क्या अंतर है? मीनिंगफुल लर्निंग मतलब जो भी आप जानोगे, सीखोगे, पढ़ोगे, वहाँ पर कुछ मीनिंग आप गैस्प करोगे. मतलब आप कुछ मीनिंग है ना, जो चीज़ों का मीनिंग, उसको लेकर आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए.
और दूसरा होता है इनसाइट लर्निंग, मतलब क्या होता है, लाइन के अंदर लाइन, मतलब जो बोल रहा है और वहाँ पर भी अगर कोई अंदर का कोई दूसरा कोई मीनिंग भी हो, वो भी आपको समझना चाहिए। जैसे ज़्यादातर केस में बहुत सारा ऐसा पोएम होता है जो एक्चुअली बोल रहा है, एक्चुअली वो चीज़ सजेस्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पर कुछ इनसाइट कुछ अलग सा मीनिंग है, तो दैट इज़ ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाई इनसाइट लर्निंग। तो ये सब पॉजिटिव चीज़ है जो आपका जो लर्निंग होता है, इनसाइट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, ये सब चीज़ आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो रोट लर्निंग, जो आपका कंडीशन लर्निंग, ये सब आपका नेगेटिव होता है। दूसरा बोला गया है एक्सपोजिटरी। अब एक्सपोजिटरी मतलब क्या है, बोलो। मैं कुछ नोट्स लिखा था, देखो आप लोगों का क्वेश्चन के लिए मैंने खुद क्वेश्चन बनाया, देखो बुक से क्वेश्चन लिया, वहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने खुद डाला। देखो क्या बोला है, टीचर गिव इंस्ट्रक्शन। जो एक्सपोजिटरी होता है वहाँ पर आपका टीचर कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, उसके बेसिस में होगा, मतलब स्टूडेंट दैट शुड बी पैसिवेटेड, पैसिव रोल होगा स्टूडेंट का, तो वो भी नहीं होगा, आपका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का नाम से ही आप समझ रहे हो, कोई एक स्टूडेंट दूसरे को समझ रहा है, वो स्टूडेंट फिर से पहले स्टूडेंट को समझा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल। ओके, तो रेसिप्रोकल लर्निंग। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट वन, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब क्या है, 3 टाइप का एजुकेशन होता है। देखो, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है स्पेशल एजुकेशन, दूसरा होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन पहले बोल रही हूँ स्पेशल एजुकेशन। देखो, स्पेशल एजुकेशन मतलब क्या है, जिसका 40% से डिसेबिलिटी अप हो जाता है। जो गवर्नमेंट लॉ होता है उसके हिसाब से कुछ कुछ डिसेबिलिटी एक जितना हो सके 40%, उससे ज़्यादा हो जाए तो उसको अलग सा ट्रीटमेंट होना चाहिए, अलग सा कुछ केयर लेना चाहिए। जो जहाँ पर होता है वो होता है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल जो चिल्ड्रन होता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलो, या फिर जो थोड़ा बहुत आपका स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होता है, जिसका कुछ डिसेबिलिटी हो सकता है, कुछ डिजीज़ हो सकता है, या फिर गिफ्टेड भी हो सकता है, उसका कभी कभी स्पेशल नीड्स रहता है, उसके लिए अगर स्पेशल एजुकेशन में उसको पढ़ाओ तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल एजुकेशन। दूसरा होता है आपका इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब क्या है, एक ही साथ सब नॉर्मल बच्चे के साथ एक स्पेशल चाइल्ड पढ़ेगा, पर वहाँ पर कुछ अलग सा ट्रीटमेंट भी एक स्पेशल चाइल्ड पाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल क्लास में नॉर्मल लोगों के साथ वो पढ़ेगा, उसके साथ साथ कुछ अलग सा एक्स्ट्रा क्लासेस होगा फॉर दिस स्पेशल चाइल्ड। ओके। और तीसरा होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मतलब सब एक साथ होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर, बट कभी कभी थोड़ा बहुत जो इंडिविजुअलाइज्ड जो केयर होता है वो हो सकता है, क्योंकि इंक्लूसिव मतलब सब एक साथ, मतलब नॉर्मल चाइल्ड स्पेशल चाइल्ड सब एक साथ पढ़ेगा, ठीक है, सबका नीड फुलफिल होगा, ऐसा एक क्लासरूम बनेगा जहाँ पर सबका नीड फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, जो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। एज फॉर एग्जांपल अब बोला गया है आपका एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड अगर कहीं पर एडमिशन लो तो को उस स्कूल में नो बोलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो ए बैड थिंग, बैड प्रैक्टिसेस, ठीक है। अगर एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड पढ़ना चाहता है तो एक गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लिया है कि वो सब एजुकेशन फैसिलिटी वो पाए, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन शुड दे डिमांड, ओके, एंड दे ऑल्सो नीड दिस, ओके, एंड वी नेवर हम लोग उसको क्या हम लोग को उसको वो फैसिलिटी देना भी चाहिए, ओके। तो जब होगा इंक्लूसिव एजुकेशन तब क्या होगा, वो गिफ्टेड चाइल्ड बोलो या फिर स्लो लर्नर बोलो या फिर डिसेबल बोलो या फिर नॉर्मल चाइल्ड बोलो, ऑल दैट शुड बी ऑल शुड लर्न
with each other in a normal classroom, but the classroom should be oriented in such a way that all the needs should be fulfilled. That is the thing. Okay, अब देखो ऐसा नहीं होता है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है, किसी का अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, किसी का और कुछ डिसेबिलिटी होता है, जो भी नॉर्मल चाइल्ड होता है वहाँ पर भी कोई स्लो हो जाता है, कोई ज़्यादा फर्स्ट समझता है। तो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है कि सबका जितना हो सके सबका नीड फुलफिल हो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ओके, एंड दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। तो क्या बोला गया, इट रिकॉग्नाइज दैट एवरी चाइल्ड लर्न एट द सेम रेट एंड एट द सेम टाइम। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पर क्या बोला गया, रिकॉग्नाइज दैट एवरी चाइल्ड लर्न एट द सेम रेट एट द सेम टाइम। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आप जानते हो जिसका भी बायोलॉजी है वो जानता है कि डार्विन ने ऑलरेडी बोल दिया कि कोई भी दो इंसान इन वर्ल्ड, कोई भी दो इंसान एकदम एक जैसा नहीं होता है। इवन द ट्विन्स ऑल्सो नेवर बी सेम टाइप। कुछ ट्विन्स देखोगे एक ही टाइप का दिखने में एक ही जैसा लगता है, पर ऐसा नहीं होता है कि सब एक ही जैसा दिखता है मतलब एक ही जैसा होगा, वैसा नहीं आता है। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, और इसलिए सबका जो लर्निंग कैपेबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है, वो भी डिफर करता है। तो एट सेम टाइम सेम रेट दैट इज़ नेवर बी पॉसिबल। ठीक है, ये तो नहीं होगा। Okay, inclusive education is an education program that offered to cater needs of special children. No, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए सिर्फ नहीं होता है। इंक्लूसिव मतलब सबको एक साथ ले आओ, कोई भी अलग नहीं है। एक क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन में स्टूडेंट को अलग सा ट्रीटमेंट करा जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड में कुछ अलग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इंक्लूसिव का जो नॉलेज है वो होता है उसको सेग्रीगेटेड मत करो, उसको सबके अंदर में ले आओ, सब एक साथ ऐसा एक क्लासरूम बनाओ कि सबका नीड फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो देयर मस्ट बी स्पेशल चाइल्ड नहीं, नॉर्मल चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड, सबके लिए ही सोचता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये भी नहीं होगा। आई मीन टू ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एज पर इंडिविजुअल डिफरेंस। ये भी आपका क्या बोला, आई मीन टू ऑफर डिफरेंशिएटेड हाँ, यहाँ पर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस। एक एक स्टूडेंट एक एक जैसा है, एंड सबके लिए अलग अलग क्या होता है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड। ऐसा होता है कुछ स्लो लर्नर उसको अलग सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो फर्स्ट लर्नर उसको अलग सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो मीडियम होता है उसको अलग सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर कोई क्लास में हेयरिंग इम्पेयर्ड हो तो उसको वैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए कि वो कैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने के बावजूद वो कैसे वो सीख सकें। ठीक है, वहाँ पर ऐसा हो सकता है जिसका क्या होता है लोकोमोटिव प्रॉब्लम हो तो उसको वैसा फैसिलिटी देना चाहिए। तो मतलब सबका नीड फुलफिल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दैट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस, दैट शुड बी राइट। और क्या बोला है, रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अमंग द चिल्ड्रन। ये तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, बायोलॉजिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है। सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट नाउ द वैल्यू। ओके, ये देखो ये जो चीज़ है इसको आप अप्लाई कर सकते हो बाई रूल। ओके, इसको यूज़ करते हो ब्रैकेट डिवीज़न को हम डिवीज़न ना लिख कर साइन ही दे देते, ब्रैकेट ब्रैकेट के बाद ऑफ, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। ये आपका हर जगह में लगेगा, सिर्फ सीटेट नहीं, सीटेट, टेट, जितना सारा एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट में सब में यूज़ हो सकता है, ऐसे कि लोअर क्लास में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब देखो 52 इंटू 3 डिवाइड बाई रूट ओवर 441 7 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवीज़न 8 इंटू 12 बोल सकते हैं। ओके, अब देखो
हम क्या काम करेंगे, रूट का काम पहले करेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ मिसिंग है आई थिंक, यहाँ पर एक 4 होगा, 4 उसके बाद प्लस होगा। देखो यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी। क्या होगा, 52 इंटू 3 भाग डिविशन, अरे यार 4 प्लस √441, ठीक है। देखो पहले क्या काम करेंगे, रूट ओवर उठा लेंगे, ठीक है। तो 52 इंटू 3 4 प्लस किसका रूट ओवर है 21, 7 3 फाइन। आप तो बोलोगे रूट ओवर क्यों मैंने पहले उठाया, क्योंकि देखो रूट ओवर अगर आप उठाओ, रूट ओवर बदमाश रूल जो है ब्रैकेट ऑफ डिविशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में नहीं है, पर रूट ओवर अगर आप लास्ट में करो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहले जो कॉम्प्लेक्स टाइप का चीज़ है रूट ओवर या फिर क्यूब रूट, उसका काम पहले करना, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिविशन है, तो डिविशन का काम पहले करना, इंटू 3/4 प्लस 21/7 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 32 इंटू 8/12, ठीक है। ओ सॉरी, ये तो इसका भाग है ना, तो 12। अब देखो तो 13 3 4 क्या होगा, 3 इंटू 13 39 9 प्लस 5 माइनस 4 12 48। यहाँ पर कितना होगा 39 और 10 क्या होना चाहिए 49 होना चाहिए। यहाँ पर एक कम है तो 48 उसके साथ 5 50 49 50 51 52 53 कितना होगा आपका 5 होगा। ओके तो 5 इज द आंसर। ओके नेक्स्ट question, the height and base radius of a right circular cylinder are 9 centimeter and 6 centimeter respectively. Okay, 9 centimeter that is for base radius and 6 centimeter for height। जो फर्स्ट वाला जो सर्कुलर सिलेंडर है उसका हाइट होगा आपका 9 सेंटीमीटर 9 है, और उसका बेस मतलब आपका आर, बेस रेडियस बोला गया है आर, बेस मतलब आप सोचो कि बेस नहीं, बेस रेडियस बोला गया है। देखो रेडियस तो मतलब R1 होगा आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला गया है 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। इफ द बेस रेडियस बिकम्स हाफ, तो R2 हाफ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इंक्रीजेस बाय 3 सेंटीमीटर, तो H2 क्या होगा 9 प्लस 3 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 होगा, राइट। अब आपको बाहर करना है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द न्यू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आपको न्यू वॉल्यूम बाहर करना है। क्या क्या ऑप्शन है, द न्यू वॉल्यूम विल बी ट्वाइस द ओरिजिनल वॉल्यूम, the new volume will be half the original volume, the new volume will be thrice the original volume, the new volume will be 1/3 the original volume। क्या होना चाहिए, सिलेंडर क्या होता है पाई R² H होता है ना,
पाई आर स्क्वायर एज होता है। तो पहला ए जो है इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए V1, इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए V2। तो V2 बाई V1 कर दो, इसका पाई R1 स्क्वायर, V1 का V2 सॉरी V2 का पहले कर रही हो, तो V2 का क्या है पाई आर स्क्वायर मतलब 3 उसका स्क्वायर। एच क्या होगा 12 हो गया। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का, ठीक है। अब वही बैठा रही हो। V2 मतलब V2 का आर वैल्यू क्या है 3, तो 3 स्क्वायर, एच वैल्यू क्या है 12, तो 12 होगा। V1 का आर क्या है 6, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच कितना है 9। अब करो 9 और 3 स्क्वायर कट जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 एक मिनट देखो ये 6 स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर है 36 होगा, 6 स्क्वायर 36, तो यहाँ पर 3 आएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो मतलब आपका V2 इक्वल टू V1 बाई 3 होगा, 1/3 होगा आंसर। आंसर होगा 1/3। देखो अच्छे से सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। पहले क्या बोला है, पहला सिलेंडर का बेस रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर और हाइट होगा 9 सेंटीमीटर। तो जो है V1 जो नीचे है यहाँ पर है वो वाला, और V2 क्या है, V2 में आपका रेडियस बढ़ गया कितना, सॉरी रेडियस घट गया, कितना घट गया हाफ घट गया मतलब 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का हाफ मतलब 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ गया तो 12 सेंटीमीटर, तो वही आपका V2 है। तो V2 और V2 बाई V1 बाहर करो तो यहाँ से आ जाएगा V2 इक्वल टू V1 बाई 3, V2 इक्वल टू V1 बाई 3, तो दैट मीन्स द न्यू वॉल्यूम विल बी 1/3 the original volume. Next. Next question. If x is the least number which must be added to 955 to make it a perfect square, ठीक है। x कोई एक लीस्ट ऐसा कुछ नंबर है जो 955 के साथ जुड़कर एक ऐसा कोई स्क्वायर टर्म प्रोड्यूस करता है, कोई नियरेस्ट स्क्वायर। ओके, एक्स लीस्ट नंबर है, लीस्ट ऐसा कुछ नंबर है जो 955 के साथ जुड़कर एक नियर बाय स्क्वायर टर्म प्रोड्यूस करता है। तो पहले देखो यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है, नेगेटिव ऑप्शन ही नहीं है, सब पॉजिटिव है। तो मतलब आपका 955 से ज़्यादा सबसे नियरेस्ट आंसर बड़ा 955 से बड़ा और नियरेस्ट पावर जो स्क्वायर है स्क्वायर टर्म उसको आपको निकालना पड़ेगा। क्या होना चाहिए, 955 से बड़ा एक स्क्वायर टर्म है वो है 961। ये आप थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेना, क्योंकि आपका देखो 21 441 होता है, तो ऑब्वियसली 22 में नहीं होगा, 23 में नहीं होगा, तो ऐसे कर करके थोड़ा देख लेना, आपको 961 आएगा। अब देखो 955 से उसके साथ अगर x ऐड करो तो आपका नियरेस्ट क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, दैट इज़ 961। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 961 माइनस 955 होना चाहिए। तो कितना होगा, 11 से 5 हो तो कितना होता है 5, अरे 10 से 5 तो 6 होगा, एक मिनट, हाँ 6 ही तो होगा, ठीक है। अब देखो 3x प्लस 2 बाहर करना है। ज़्यादातर लोग क्या करेगा, x का वैल्यू बाहर कर सपोज यहाँ पर कोई एक ऑप्शन है 6, तो 6 करके राइट कर देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर x का वैल्यू बोला नहीं है, यहाँ पर आपको 3x प्लस 2 का वैल्यू बोला है। 3x प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा, 3 × 6 प्लस 2 क्या होना चाहिए 20। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा भी है, आपको होल आंसर क्वेश्चन देखना है कि आपका एक्स का वैल्यू बाहर करने बोला या फिर एक्स का कुछ एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया है उसका वैल्यू बाहर करना है, ठीक है। दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मे बी देयर मस्ट बी इन द मेथड यू हैव टू फाइंड आउट दिस एक्स वैल्यू, बट अल्टीमेटली देयर मस्ट बी द एक्स वैल्यू इज नॉट द आंसर, देयर सम एक्सप्रेशन इज गिवन
where you have to put the value of x and then the expression value that should be found out, and that should be the answer. Okay, next. Okay, कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is not an indicator of creativity in mathematics? नॉट बोला गया है, not an creativity of mathematics. If you are a student of mathematics, तो obviously definitely you can do this question. But if you are not background of mathematics, but still you can do this type of question, because there must be pedagogical question is there. क्रिएटिविटी बोला गया है, मैथमेटिक्स में क्या क्या क्रिएटिविटी में नहीं है, कौन सा नहीं है, क्या क्या नहीं, कौन सा नहीं है. देखो, स्टूडेंट्स यूज कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, ये आपका नेगेटिव वर्ड है. कॉन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब क्या है, सब कुछ से एक फैसले में आप चले आओ, तो दैट इज मस्ट बी नेगेटिव. और डाइवर्जेंट मतलब ओपन एंडेड, आप बहुत कुछ सोच रहे हो, तो दैट इज मस्ट बी पॉजिटिव. ये आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये आपका कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है. कॉन्वर्जेंट थिंकिंग नेगेटिव होता है, मतलब आप कोई एक जगह में, मतलब आप बहुत सारा थॉट्स एक जगह में आ गया, दैट इज कॉल्ड कॉन्वर्जेंट, मतलब एक ही रास्ता है, सपोज यस और नो है, तो दिस टाइप ऑल ऑफ द थिंग्स आर नेगेटिव. क्लोज एंडेड आंसर्स, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, दिस आर नेगेटिव टर्म. एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, दे आर पॉजिटिव टर्म. ओके, तो ये नहीं होगा, तो ये जब नहीं होगा, यही आपका आंसर है कि नॉट बोला गया है. ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी, जब भी फ्लेक्सिबिलिटी होगा कोई क्लास में, तो याद रखना फ्लेक्सिबिलिटी होगा मतलब पॉजिटिव है. फ्लेक्सिबल होगा चीज़ उतना मोर फेवरेबल फॉर द लर्नर. स्टूडेंट यूज अल्टरनेट प्रॉब्लम, वो भी इस्तेमाल अल्टरनेट. मैं जब बचपन में, मेरा जब क्लास 10 का एग्ज़ाम था फाइनल, ठीक है, तो वहाँ पर मैं कुछ मैथमेटिक्स में इतना अच्छा हो गया था, तो वहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स क्या किया, मैं 2-3 मेथड से सॉल्व करके रखा. मतलब वो तो सॉल्व किया है, उसके साथ एक ही मैथमेटिक्स 2-3 से सॉल्व कर दिया. ठीक है, मतलब कोई एक क्वेश्चन जो आप सीधा चार्जर जो रूल होता है, -b प्लस -√b², -c प्लस -√b² -4ac बाई 2a जो रूल होता है. दूसरा रूल होता है, सोचो आपका वैनिशिंग मेथड होता है, कभी यूज़ होता है जीरो मेथड, कभी यूज़ होता है कोई दूसरा मेथड, तो बहुत सारा मेथड होता है. तो मैंने आप बहुत सारा मेथड यूज़ करके आप एक मैथमेटिक्स सीख रहे हो, तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू यू एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट. ओके, कोई भी चीज़ आप तरह प्रॉब्लम सॉल्व करके अगर सीखो, तो दैट शुड बी गुड फॉर यू. ठीक है, स्टूडेंट कैन पोस्ट क्वेश्चन, यस, जब क्वेश्चनिंग आएगा एक स्टूडेंट के माइंड में, वो भी आपका पॉजिटिव ही होगा. ठीक है, जितना क्वेश्चन होगा उतना नॉलेज होने का चांस होता है. ठीक है, नेक्स्ट. एट अपर प्राइमरी स्टेज एज पर NCERT, आप जानते हो NCERT, SCERT और आपका जो होता है CBSE, ICSE, इसके लिए आपका अच्छा होना चाहिए सीटेट के. याद रखना SCERT दैट इज स्टेट वाइज. ठीक है, NCERT जो होता है वो नॉर्मली जो आपका स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन का होता है. जो NCT होता है वो टीचर्स एजुकेशन के लिए होता है. UGC जो होता है वो आप जानते हो हायर एजुकेशन के लिए होता है. और भी बहुत सारा डाइट होता है, बहुत सारा चीज़ SCERT होता है. ठीक है, बोर्ड के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए. WBBSE, CHSE, ICSE, CBSE, जो भी हो, मैं थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकती हूँ, आप अच्छे से पढ़ लेना. सब बोर्ड भी थोड़ा बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है फॉर सीटेट. ओके, तो एट अपर प्राइमरी स्टेज आप जानते हो NCERT सेकेंडरी लेवल में, तो ऑब्वियसली अपर प्राइमरी भी वहाँ पर आ जाएगा. तो NCERT which of the following topics have not been included under number system. नंबर सिस्टम में कौन सा चीज़ अपर प्राइमरी में नहीं होना चाहिए. देखो, फ्रैक्शंस तो आपका अपर प्राइमरी में होता है. आप हम लोग पढ़ते हैं ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनकॉम्प्लीट फ्रैक्शन, ये सब पढ़ते हैं ना. तो कन्वर्शन जैसे आपका 1/2, जहाँ पर आपका अपर पोर्शन क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये एक होता है फ्रैक्शन. दूसरा होता है 3/2, जहाँ पर आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. और एक होता है 1, ऐसा कुछ. ठीक है,
तो ये आपका मिक्स्ड टाइप का फ्रैक्शन, तो ऐसा होता है, फ्रैक्शन रहता है, एक्सपोनेंट रहता है ना, एक्सपोनेंट भी रहता है। क्लास 10 में अब आई थिंक अभी एक्सपोनेंट पढ़ा रहा है। एक्सपोनेंट मतलब किसी का पावर, ऐसा कुछ ई वाला चीज़, वो सॉरी पावर मतलब ऐसा, और एक्सपोनेंट मतलब ई वाला चीज़, ठीक है। स्क्वायर रूट तो आप जानते हो ऐसा, और क्यूब रूट उसका ही क्यूब होगा, ठीक है। पावर मतलब दो, ऐसा, ठीक है। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपका सिर्फ पढ़ा नहीं जाता है इन अपर प्राइमरी स्टेज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली बिलोंग्स टू आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा जाता है। सबसे पहले हायर सेकेंडरी में रहता है, हायर सेकेंडरी में रहता है, उसका 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 एप्लीकेशन आपका क्या होता है, जो ग्रेजुएशन मास्टर्स वहाँ पर भी रहता है, ठीक है। मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड का हूँ, उतना नहीं जानती हूँ, पर थोड़ा बहुत जानती हूँ। मेरा जो हायर सेकेंडरी था वहाँ पर था, उसके साथ साथ वो ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स था मेरा, वहाँ पर था। और मेरा जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड है वहाँ पर फिज़िकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। वेव फंक्शन उसका कॉम्प्लीमेंटरी वेव फंक्शन ऐसा मुझे यूज़ होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे a प्लस आई बी, जहाँ पर a होगा रियल नंबर और b होगा एक इमेजिनरी नंबर, और यहाँ पर जो i का वैल्यू होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, जो i का वैल्यू होगा वो √(-1) होगा, ठीक है। तो a आपका अपर प्राइमरी में पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following does not imply the meaning of assessment? Okay, तो assessment में evaluation होता है, ठीक है। assessment लेवल द स्टूडेंट्स को लेवल करता है, मतलब ऐसा नहीं वो नहीं कर पा सकता, वो कर सकता है, ऐसा नहीं, मतलब इसका इतना कैपेबिलिटी है, वो इतना पोटेंशियल में जा सकता है, ऐसा टाइप का लेवल जो कंस्ट्रक्टिव लेवल होता है। इट हेल्प्स डायग्नोस इंडिविजुअल डिफरेंस, नो, ये कोई इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर डैश नॉट बोला गया है, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और क्या, इट इज़ ए प्रोसीजर टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस हो सकता है, क्योंकि असेसमेंट करना उसका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन गैदर करना भी होता है इनडायरेक्टली। Next one, answer the following statement according to ascending order of the geometrical thinking as per Van Hill's theory। ये आपको पता नहीं भी हो सकता है, दैट्स ओके। अब जियोमेट्रिकल लाने में कैसा चीज़ होना चाहिए, देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिकल शेप, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफाइंड शेप, फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिकल शेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जियोमेट्रिकल एज दे आर। देखो, पहले देखो क्या होना चाहिए, अगर आप सोचो, आप पहले शुरू किया कोई जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, जियोमेट्री क्या है वो आप समझना चाह रहे हो, एकदम पहले जब पहला जियोमेट्री आप जाना, तो तब पहले आप क्या जानोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जियोमेट्रिकल जानोगे। पहले आइडेंटिफाई करना जो ये जो चीज़ है ये जियोमेट्रिकल में आता है ना, तो डी पहले आएगा, तो ए तो गया। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज होगा, जब भी कुछ आइडेंटिफाई कुछ डेफिनेशन आप पाओगे उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज आप एनालाइज करोगे ना, तो उसके बाद ए होगा, डी के बाद ए होना चाहिए। रुको एक बात देख लेते हैं, मेरा एनालिसिस क्यों ठीक नहीं हो रहा है। डी के बाद ओके, अच्छा, उसके बाद शेप्स, प्रॉपर्टीज के पहले उसके डिफाइंड शेप्स जानना पड़ेगा, तो बी। जैसे सोचो कोई जियोमेट्रिकल जाना, उसके बाद उसमें कितना एग्जाम्पल, कैसे शेप होना चाहिए, मतलब एग्जाम्पल, दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल जानो, पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करो, उसके बाद एग्जाम्पल जानो, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज जानो, मतलब ये, एंड लास्ट में क्लासिफिकेशन जानो, तो B2 होगा आपका करेक्ट आंसर। तो पहले जियोमेट्रिकल जो उसका आइडेंटिफिकेशन करो, उसके बाद उसका जो शेप्स है उसको क्लासिफिकेशन करो, कैसा शेप है, फिर उस शेप का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज बाहर करो, उसके बाद रिलेशनशिप। ओके हो गया, ख़त्म। थैंक यू।